हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल जीरो टू जीनियस 2 में आपका स्वागत है। हम फिर से आए हुए हैं ये फिजिक्स का एक और अंशाल पेपर लेकर के, जिसमें हमारा दिया गया है ये विज्ञान का हमारा पेपर है। विज्ञान में जिसमें हम पाएंगे केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4 है। ये 2024 का पेपर है। पेपर कोड है 824 IM। क्लास 10th का ये है, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। बाकी इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में आपको विज्ञान के रसायन और बायो के और आपके अंशाल पेपर डाले गए हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है समय परीक्षा में, ये आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। पूर्णांक 70 नंबर का है। नोट है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश आपका क्या है, जो सेट नंबर 1 यानी इसका 2024 का जो सेट नंबर 1 में आपने निर्देश पाया था, वही निर्देश इसमें भी रहेगा। अगर वह आप न देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जा कर के आप उसको देख सकते हैं। अगला हम आ जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या मिलेगा, खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ में जिसमें हमें बहुविकल्पी प्रश्न में लेना है और देखना है क्या है। हमारा दिया है उपभाग। प्रश्न पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष का परिच्छेद करती है, यानी यह किस बिंदु से होकर गई या किस बिंदु से होकर आई। तो यहाँ बात कर रहा है वह कौन सा दर्पण है, तो ये है हमारा अवतल दर्पण। उसने कहा जो दर्पण है उसका नाम है अवतल दर्पण। तो ये आपका बन जाएगा अवतल दर्पण होगा। इसमें ये मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर F होगा और यहाँ पर C होगा। जब वस्तु हमारी F से जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण हमारी यहाँ C से जाती है तो वह उसी मार्ग से फिर वापस लौट जाती है। और यही उसने कहा कि परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। इसका मतलब वह C से गई होगी और C से ही वापस आई होगी। तो आपको बताना है मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर जाती है, तो ये हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र C। तो हमारा आंसर बन जाएगा कि वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो पहले का ऑप्शन आपको C मिल गया। नेक्स्ट दूसरा है कि एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब। आभासी, सीधा तथा आवर्धित का मतलब बड़ा, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस होगा। तो हमारा जो उत्तल लेंस होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण द्वारा, दोनों के द्वारा सेम प्रतिबिंब बनते हैं और दोनों के द्वारा उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। तो यहाँ पर F होता है और यहाँ पर C होता है। जब वस्तु C के बाहर होती है तो इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनता है, उल्टा होता है, छोटा होता है और वास्तविक होता है। जब यहाँ पर आ जाती है तो सेम साइज का बनता है और यहीं पर बन जाता है। यहीं का मतलब इस तरफ यहाँ बन जाएगा। अर्थात अनंत और C के बीच रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह आगे आपका C होगा, इसके बीच बनेगा। और जब C पर रखेंगे तो ये C पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। अब इसके अंदर जब हम जाते हैं तो यही प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है, क्योंकि यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस यानी यहाँ से चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम प्रकाशी केंद्र से लेके जाएं तो ये दोनों किरणें आगे नहीं मिलती हैं, तो ये पीछे आकर के मिलती हैं। और जहाँ पीछे आकर के मिलती हैं वह प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा। तो उसने कहा आभासी, सीधा
और आवर्धित का मतलब बड़ा। इसका मतलब है वस्तु कहाँ रखी गई होगी, यहाँ P होगा। तो P और F के बीच में रखने पर यह प्रक्रिया होती है। और किस दर्पण द्वारा होगा, तो अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है लेंस। इसका मतलब यह लेंस कौन सा होगा, तो लेंस हमारा बनेगा उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 3 नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। माने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कैसे हम बदल सकते हैं। तो हमारी आँख में यहाँ पर एक नेत्र लेंस होता है, और जब हम मांसपेशियों द्वारा दोनों तरफ से दबाव डालते हैं तो ये लेंस मोटा हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बदल जाती है। तो यहाँ पर उसने कहा कि इसके द्वारा फोकस दूरी बदली जा सकती है, तो इसी का नाम है पक्षमाभि मांसपेशियाँ। यानी इन्हीं मांसपेशियों द्वारा हम लेंस पर दबाव डालकर उसकी फोकस दूरी को बदल सकते हैं, और इसी को हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। तो आकाश का नीला रंग जो दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश की किरणें जो आती हैं छोटे छोटे कणों पर गिरती हैं, यहीं से फैलती हैं, और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नीला वाला ज़्यादा फैलता है, इसलिए हमें आकाश नीचे से देखने पर नीला दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इस घटना का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट अगला 5 नंबर है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट, वाट का मतलब P, 220 वोल्ट, वोल्ट का मतलब भी अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी आपको R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर P बराबर दे दिया है 440, P बराबर हमारा दिया गया है 440 है। फिर आगे आ जाएंगे तो V बराबर दिया है हमारा 220 वोल्ट है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है R का मान। तो यहाँ हम आएंगे P बराबर होता है V इंटू आई, लेकिन I का मान नहीं है, तो एक और होता है V बराबर IR। यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो I बराबर आपको मिल जाएगा V बाई आर। तो ये सूत्र बना V इंटू V बाई आर। P का मान उसने दिया है 440, V इंटू V मिल के V स्क्वायर बन गया, और V का मान 220 है, तो 220 का स्क्वायर बन जाएगा और बटे R हो जाएगा। R ऊपर जाएगा, 440 नीचे हो जाएगा। तो 220 स्क्वायर का मतलब 2 बार, और बटे 440, एक जीरो कट गया, 22 दूना 44 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 एक्का 2, 2 एक्का 2, 1 जीरो, तो हमें मिल जाएगा 110 ओम, और 110 ओम हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी कोई आंसर आपका नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला है हमारा 6 नंबर। 6 में क्या कहा कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। ये हमारा संकेत है, इधर हमारा संकेत है। फिर आगे कहा स्तंभ बी में ये स्तंभ बी है, नामों से सुमेलित करना है। तो उनका नाम हमें लिखना है, कौन क्या है, किस नाम से जाना जाएगा। तो इसके लिए हम आ जाएंगे, तो यहाँ पर पहला वाला ये हमारा दिया हुआ है इस तरह से, और इसमें तीर लगा है, इसका मतलब ये परिवर्ती प्रतिरोध है। और यहाँ पर उसने लिखा है परिवर्ती प्रतिरोध, तो पहला वाला प्रतिरोध, तो पहला हमारा तीसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे 1 का 3 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से, और 1 का 2 से, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर दूसरा आ जाएंगे, यहाँ ए लिखा है, इधर माइनस इधर प्लस है, इसका नाम है अमीटर, और चौथे में दिया हुआ है हमारा अमीटर। इसका मतलब दूसरा वाला हमारा 2 4 से मिलेगा। तो 2 3 से, 2 से ये कैंसिल हो गया,
तो 2 वाला 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो 2 वाला 4 से यहाँ मिला हुआ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो ये सेल है, तो ये विद्युत सेल से जाके मिलेगा, और ये तार क्रॉसिंग है, ये जाके तार क्रॉसिंग से मिल जाएगा। चौथा पहिला से इसी में मिलेगा, चौथा पहिला से हो गया, और तीसरा वाला दूसरे से, तो तीसरा वाला दूसरे से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। कोई धारावाही प्रणालिका का मतलब कि एक हम तार लपेट कर कुंडली बनाएंगे, और इसमें अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका देंगे तो ये चुंबक बन जाएगा। चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, इसका मतलब ये प्रणालिका भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। तो पूर्व पश्चिम गलत है, उत्तर पूर्व ये भी गलत है, उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा ये जा कर के रुकेगा। जैसे हमारी एक ये प्रणालिका हो गई, और इसको हमने क्या किया, किसी सेल से जोड़ दिया, तो जोड़ने पर ये चुंबक बन जाएगा, इसमें यनियस हो जाएगा, और चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, तो ये चुंबक बना, ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें हमारा उपभाग 1 है, ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, तो हम ले लेंगे, नंबर 1 दिया है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो प्रकाश का अपवर्तन माने ये आपका कांच का गुटका हो जाए, ये खाने वाला गुटका नहीं है, कांच की स्लैब है। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आती है तो अगर ये विरल है, ये विरल है, और ये कांच में जाएगी तो कांच सघन होगा, तो ये जाना तो चाहिए था प्रकाश को सीधे, लेकिन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर समझाना है तो फिगर भी बना दीजिए। ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण, और ये हमारी बन जाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर एक कोण बनेगा आई, और इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, ये कहलाएगा आपतन कोण। यहाँ पर एक कोण बनता है आर, और इसका नाम होता है अपवर्तन कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। और ये जो आपने यहाँ पर एक लाइन खींचा है, इस लाइन का नाम है अभिलंब, अभिलंब। तो यही आपको लिखना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बाकी ये फिगर होगा, ये सब नाम होंगे। नंबर 2 दिया है, नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इससे संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। माने हमारी आँख में जो दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ का मतलब दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, और इसका मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो इसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो यही लिखना है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है किंतु समीप या पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब आगे इसने कहा इसके संशोधन, माने अब इसको कैसे दूर किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संशोधन, संशोधन या तो हम कह सकते हैं इसका कि निवारण, इसको हम निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण। तो होता क्या है
कि ये आपकी आँख होती है, यहाँ पर आपका नेत्र लेंस होता है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है और इसका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है। तो जो भी नज़दीक वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है। अब होता क्या है, यहाँ पर हमें अंदर बनाना है तो इसके लिए किरण को और मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर रेटिना होता है। इसी का नाम है रेटिना। ये है हमारा रेटिना। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण को हमें और मोड़ना है और मोड़ने का काम जो करता है वह उत्तल लेंस करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। अब इस उत्तल लेंस का काम होगा प्रकाश किरणों को और मोड़ना, और जब मोड़ेगा तो ये मुड़ करके प्रकाश की किरणें जाते जाते इसी रेटिना पर मिल जाएंगी और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो हमें क्या करना है कि इसको, यानी अगर हमें इसको यहाँ पर रेटिना पर मिलाना है तो हम क्या करेंगे, पहले वाली किरणों को हटा देंगे। ये हमारी पहले वाली किरण थी। अब हमारा जो प्रकाश है ये नज़दीक का यहाँ पर ले जाके मिला दिया। इसके द्वारा अगर हम पीछे लेके आएंगे तो ये पीछे मिलेंगे, अर्थात इसका मतलब है कि पास वाली वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। इमेज इधर बनेगा, वस्तु यहाँ रखी हुई है इसके द्वारा। यानी एक उत्तल लेंस हम लगाएंगे और उत्तल लेंस द्वारा जो हमारी प्रकाश होगी, जो प्रतिबिंब वस्तु नज़दीक थी उसका प्रतिबिंब दूर बना दी और दूर वाली वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो संशोधन या निवारण में क्या लिखेंगे कि हम इसे एक उत्तल लेंस, एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जो पास वाली वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना देती है और दूर दृष्टि दोष के दोष दूर हो जाते हैं या दूर दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। यानी इसमें एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो पास वाली वस्तु का प्रतिबिंब दूर बना देती है और यह दोष हमारा समाप्त हो जाता है। और चश्मे में अगर हम बात करें, चूंकि हमें नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो चश्मे में ये लेंस नीचे लगेगा। चश्मे में हम इस लेंस को कहाँ लगाएंगे, चश्मे में ये नीचे लगता है। तो हमारे चश्मे में अगर नीचे पावर है तो जान जाइए उत्तल, और ऊपर पावर लगा हुआ है तो जान जाइएगा कि अवतल लेंस लगा हुआ है। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम नंबर 2 का अगर आई पहला लिखते हैं यानी एस डाल के, यानी यहाँ हमें मिलेगा प्रश्नोत्तर। यहाँ हम परीक्षा में लिखेंगे इस तरह से प्रश्नोत्तर 2 का फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। लिख देंगे v क्या है, u क्या है और f क्या है। तो हम लिखेंगे f फोकस दूरी, u लेंस या दर्पण, तो यहाँ दर्पण है तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, और v हमारा दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। f दर्पण की फोकस दूरी, u दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। अब उत्तल दर्पण के 2 उपयोग भी लिखना है। तो उत्तल दर्पण का एक पहला उपयोग जो साइड मिरर होता है, यानी 2 चक्का गाड़ियों में या 4 चक्का गाड़ियों में बगल में जो साइड मिरर लगा रहता है, वह पीछे के प्रतिबिंब को देखने के लिए वहां पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग यही हम लिखेंगे, पीछे के वाहनों का प्रतिबिंब ड्राइवर के बगल में लगे हुए पीछे के वाहनों को देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर, चूंकि हमारा जो उत्तल दर्पण होता है ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा ही बनाएगा, ये छोटा बनाएगा और सीधा। तो यानी अब हमें छोटा बनाना है और सीधा, और जो उत्तल दर्पण होगा ये प्रकाश किरणों को, आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो जहाँ प्रकाश किरणों को फैलाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर लगेगा। तो जो स्ट्रीट लाइट होती है,
शहरों में ऊपर खंभे में जो लाइटें लगी होती हैं तो वहाँ पर भी हमारा अंदर उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, जिससे ये वहाँ पर जलने वाले प्रकाश किरणों को क्या करे, फैला दे। तो स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग होगा। और पहला उपयोग आपने पाया कि यानी ड्राइवर के बगल में साइड कांच जो बना होता है, साइड मिरर लगा होता है, वह भी हमारा यही उत्तल दर्पण होता है। नंबर टू में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2। तो यहाँ पर भी हम प्रश्नोत्तर 2 का डबल आई लिख देंगे। और इसने कहा 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें आएंगे तो हम लिखेंगे क्या दिया है। यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है। तो पहला क्या मिल जाएगा हमारा, किसने दिया, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को एच से लिखा जाता है और ये है 20 सेंटीमीटर। दूसरा उसने कहा उत्तल लेंस है, यानी यहाँ पर जो लेंस है उसका नाम है उत्तल लेंस, सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी, तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं और ये -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें v निकालना है, तथा प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब हमारा सीधा है कि उल्टा है, यही ज्ञात करना है। तो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 हो गया है तो 2 सेंटीमीटर है, और इतना फोकस दूरी दिया है तो एक मान और आपका दे दिया f बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तल है इसलिए प्लस होगा। अब हम आएंगे सूत्र में इसका मान रखेंगे। तो ये चूंकि लेंस है तो लेंस का सूत्र हम लिखेंगे यहाँ, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो हमें तो v का मान निकालना है और u का मान -30 बराबर 1/v और निकालना है, और f का मान 20 दिया गया है। अब आगे आ जाएंगे तो हमें v का मान निकालने के लिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/20 हो जाएगा। अब ये जाएगा माइनस बनाएगा तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम ले लेंगे 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में 3, 30 दूनी 60, 2 बार गया, 2 1 का 2, घटा देंगे तो 1/60 प्लस में आएगा। v बराबर आपको मिल जाएगा प्लस 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो मिल गई, लेकिन उसने एक चीज़ और पूछा है, और वो क्या है, उसकी प्रकृति के लिए हम आएंगे अब कि हमारा जो प्रतिबिंब है अगर पॉजिटिव आता है तब तो हमारा क्या बनेगा, निगेटिव आता है तो क्या बनेगा, तो m बराबर होता है, चूँकि यहाँ पर हम लेंस ले रहे हैं तो प्लस v/u होता है, और यही बराबर हमारा होता है h' होता है। तो v का मान यहाँ से हमें मिला 60, u का मान -30 और h' यही तो निकालना है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, और बटे वस्तु की लंबाई हमारा 2 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। 0 0 से कट गया, 3 दूनी 6, तिर्यक गुणा हो गया, h' बराबर हो गया -4 सेंटीमीटर। तो माइनस चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है तो वास्तविक होगा। इसका मतलब यहाँ पर पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, +60 या 60 सेंटीमीटर, और लेंस है तो लेंस के दाईं ओर बनेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर उसने कहा लेंस के दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर ही प्लस होता है। दूसरा नंबर यह प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा, यानी इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर था और 4 सेंटीमीटर का ये मिला हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं। आशा करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 3। नंबर 1 इसका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए, लगने वाला जो बल होता है यह बराबर I/BL साइन थीटा होता है। यही सूत्र है, इसको याद रखिएगा। तो यानी बल का मान प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बल का मान चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, बल का मान चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और बल का मान कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, थीटा के। क्योंकि साइन का मान थीटा का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, थीटा का मान घटेगा तो घटेगा। तो यही हम लिखेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक होता है उस पर लगने वाले बल का मान उस चालक तार में प्रवाहित धारा, उस चालक तार को जिस क्षेत्र में रखा गया है उस क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, यानी क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ जाएगा। चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो बल का मान बढ़ जाएगा। और कोण थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि साइन का मान हमारा थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ता है, थीटा का मान घटने पर घटता है। तो इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। तो धारा के, चुंबकीय क्षेत्र के, चालक तार की लंबाई के और किस एंगल पर वह तार रखा गया है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 2 क्या कह रहा है? नंबर 2 दिया, चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब हम जानेंगे कि एक चुंबक क्या होता है और धारावाही प्रणालिका क्या होती है। तो ये हमारा चुंबक बन गया। इस चुंबक में 2 सिरे होंगे, एक यन होगा और एक यस होगा। और धारावाही प्रणालिका का मतलब ये हमारी धारावाही प्रणालिका होगी। तो ये हमारी धारावाही प्रणालिका है। अब इसमें भी हमारा चूंकि प्लस और माइनस होता है तो इसमें यस और यन बनता है। तो ये हमारा बन जाता है। अब इसमें आ जाएंगे तो अगर हम इस धारा के मान को बदल दें, इधर यन कर दें इधर यस कर दें, तो ये यन यस बदल जाएगा, प्लस माइनस बदलेगा तो ये बदल जाएगा। तो अंतर क्या है? तो इसमें हम क्या पाएंगे, 2 ध्रुव होते हैं, इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं, लेकिन ये अंतर नहीं है, हमें अंतर लिखना है। यहाँ पर हम आएंगे, ये हमारा जो चुंबक होता है इसमें ध्रुव से अंदर की ओर आने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, अथवा हम कह सकते हैं मध्य से ध्रुवों की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। और इसमें आएंगे, धारावाही प्रणालिका के अंदर सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है, केवल प्रणालिका के एंड वाला सिरा माने अंतिम छोर पर थोड़ा सा कम होता है। तो पहला अंतर यही मिलेगा, किसी चुंबक में ध्रुव से अंदर की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, जबकि प्रणालिका के अंदर प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। केवल जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा सा घट जाता है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आपको क्या मिलेगा? दूसरा अंतर है कि इसमें जो यानी ध्रुव होते हैं वो फिक्स हैं, यानी चुंबक में जो ध्रुव होते हैं वह निश्चित होते हैं, लेकिन प्रणालिका में धारा की दिशा बदलने पर जो ध्रुव होते हैं वो बदल जाते हैं। तीसरा नंबर यहाँ आएंगे, ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फिक्स है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके चुंबकीय क्षेत्र को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम धारा का मान बढ़ा देंगे तो यनियस यानी जो चुंबक बनेगा वो ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, धारा का मान घटाएंगे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दंड चुंबक वाले में जो लिखेंगे वह लिखेंगे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र निश्चित होता है, और इसमें क्या लिखेंगे कि इसका चुंबकीय क्षेत्र धारा के मान के ऊपर निर्भर करता है।
तो ये था आपका 2 नंबर का, जिसमें आपको हमने 3 अंतर बताया। पहला अंतर यही मिला कि मध्य से ध्रुवों की ओर आने पर, चुंबक वाले में मध्य से ध्रुवों की ओर आने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। प्रणालिका के अंदर सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, किंतु किनारे पर थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा अंतर था, इसका चुंबकीय क्षेत्र निश्चित होता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र धारा के मान के ऊपर निर्भर करता है। अगला हमने क्या पाया इसमें कि इसमें ध्रुव निश्चित होते हैं और इसमें धारा के मान के ऊपर ध्रुव निर्भर करता है, अर्थात धारा की दिशा बदलने पर ध्रुव के मान भी बदल जाते हैं। अगला हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1, धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे का यही नियम है कि यदि हम अपने हाथ के चारों अंगुलियों को और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि हमारा अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा, जैसे इस दिशा में धारा बह रही है, तो हमें क्या करना है, इसी दिशा में अंगूठा ऐसे पकड़ना है। तो बन जाएगा, यदि हम अपने अंगूठे तथा उसके बगल की चारों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में होगा, तो अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो यही हमारा कहलाएगा दक्षिणाहस्त यानी क्षेत्र का नियम ज्ञात करने के लिए। फिर से, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं और धारा के गति की दिशा में यदि अंगूठा हो, तो चालक तार पकड़ने पर जिस दिशा में चारों ओर अंगुलियां मुड़ती हैं वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अगला हम आ जाएंगे, आगे क्या कहा कि सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। तो ये हमने आपका पूरा नियम बता दिया, यही आपको लिखना है। अगला है नंबर 2 इसका कि दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल कितने ओम का प्रतिरोध बनेगा। तो यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर भी 4 ओम है, यहाँ पर आपका 5 ओम है, यहाँ पर 10 ओम है और यहाँ पर भी हमारा 10 ओम है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो 4 4 वाले को पहले हम जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 ओम एक है, दूसरा भी आपका 4 ओम बन गया। तो हल करके हम लिखेंगे कौन सा प्रश्न है। हल हमारा प्रश्नोत्तर लिख देंगे, प्रश्नोत्तर 4 का डबल आई। अब यहाँ पर समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4, हर बराबर है, इसलिए अंश जुड़ जाएगा 2/4, काट देंगे 2 1 2 दूनी 4, 1/r बराबर मिला, तो r बराबर पलटी मारेंगे तो हमारा 2 ओम बन जाएगा। एक ये बन गया, इसको हम R1 मान लेते हैं। अब ये तो नंबर 2 वाला हमारा 5 ओम तो दिया गया है। अगला वाला 10 ओम का 2 है, तो एक 10 ओम का है, दूसरा भी 10 ओम का है। अगर यहाँ हम R2 मान लें तो ये भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों के एक एक सिरे आकर के एक जगह मिले हुए हैं, तो ये समांतर क्रम होगा। तो हमारा समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है वह हम आ जाएंगे। तो समांतर क्रम का हमारा सूत्र 1/R2 बराबर होगा 1/10 प्लस 1/10, हर बराबर है, तो 1 1 2/10, 2 1 2 2 5 10, R2 बराबर निकालेंगी तो पलटी मारेगा, 5 ओम बन जाएगा। अब हमें यहाँ क्या मिला, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, चाहे हम लिखें तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, तो ये हमारा 2 ओम 5 ओम 5 ओम, तो कुल प्रतिरोध हमें क्या मिलेगा, चूंकि ये श्रेणी क्रम हो गए, यहाँ पर मिला के 1 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा और नीचे हम जोड़ देंगे तो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं, इसलिए मिल जाएगा 2 + 5 और +5,
तो 5 5 10 2 12 ओम बन जाएगा। तो ये एक तो उत्तर मिल गया जो उसने पूछा था, तुल्य प्रतिरोध या कुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, एक आंसर ये बन जाएगा। दूसरा उसने एक चीज और पूछा है। क्या पूछा है अब उसको हम देखते हैं। और इसने कहा है कि बीच विभवांतर 5 ओम वाले में विभवांतर चाहिए। तो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 12 ओम मिला और यहाँ पर हमें चाहिए विभवांतर। किस में विभवांतर चाहिए? तो 5 ओम में। तो यहाँ पर होगा क्या, इसमें अलग विभवांतर होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो इस दोनों को मिलाकर जो एक बना, उसमें और इसमें तीनों श्रेणी क्रम में थे तो तीनों में धारा समान होगी। तो पहले हम धारा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम तुल्य धारा। तुल्य धारा ये निकालने के लिए हमने क्या किया, तो हमारे पास कुल प्रतिरोध मिल गया 12 ओम और कुल विभवांतर मिल गया 6 वोल्ट। अब हमें कुल धारा चाहिए। तो यहाँ पर V बराबर होता है I इंटू आर। तो V का मान हमें तो ज्ञात ही करना है, V का मान 6 है, I का मान ज्ञात करना है, R का मान 12 ओम दिया है। तो 12 का भाग, तो I बराबर 6/12। तो 6 1 का 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब हो गया हमें क्या मिला कि 1/2 या इसी को हम लिख सकते हैं 0.5, ये एम्पियर बन गया, ये एम्पियर हो गया, ये धारा हो गई। फिर आगे आ जाएंगे तो ये हमारा धारा मिल चुकी है। अब जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी, वही धारा इसमें होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में सब में धारा समान होती है। और ये दोनों जोड़ के हमने एक बनाया, ये एक था, ये दोनों जोड़ के एक बना। अब हम आएंगे आगे लिखेंगे 5 ओम में। 5 ओम में, 5 ओम में तो पहले तो हमें क्या चाहिए, धारा। तो धारा कितना हमने निकाला, 0.5 एम्पियर। प्रतिरोध, प्रतिरोध, और ये हमने पाया कि ये 5 ओम का ही ये है, तो 5 ओम। और विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो V बराबर होता है I इंटू आर। I का मान आपको मिला है 0.5 और R का मान आपको मिल गया है 5 ओम। तो 5 5 25 होगा और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। विभवांतर है इसलिए इसका मात्रक जो बनेगा वोल्ट हो जाएगा। तो 2.5 वोल्ट आपका आंसर बन जाएगा। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऊपर वाले का नंबर। तो आगे हम आएंगे, अब अगला हम नेक्स्ट ले लेते हैं। तो आगे क्या दिया है इसका, अथवा करके। तो अथवा वाले में 2 इसमें भी दिया है। पहला क्या दे दिया है हमारा अथवा वाले में, 4 के अथवा वाले में, कि कहा विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई विद्युत परिपथ है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं और यहाँ पर से मान लीजिए ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है या डीसी प्रवाहित हो रही है, तो बीच में क्या करते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं। यहाँ पर फ्यूज होता है, ये फ्यूज होता है। तो ये क्या करता है, एक निश्चित धारा को ही बहने देता है। तो जब अतिरिक्त धारा होती है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, गल जाता है, जिसके कारण कोई उपकरण खराब नहीं होता है। तो उसने पूछा कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज एक निश्चित धारा को ही बहने देता है, जिसके कारण हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। फ्यूज किसी भी विद्युत परिपथ में एक निश्चित धारा को ही बहने देता है और अतिरिक्त धारा आने पर फ्यूज खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। आगे कहा कि मकान में कुल अधिभार इतना वाट है। तो वाट का मतलब उसने पी दे दिया, पी का मान उसने दे दिया 2200 वाट। ये 2200 वाट कुल है। अब विद्युत की आपूर्ति 220 पर है, इसका मतलब वोल्ट दिया है, तो इसका मतलब हो गया 220 वोल्ट, यानी ये V का मान है। कह रहा है मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होगा, माने कितने एम्पियर का फ्यूज लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो लिखेंगे, इसका मतलब ये आई पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, फ्यूज का अनुमतांक यानी उसका मान। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो चूंकि हमारा सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई, तो आई का मान चाहिए तो V का भाग हो जाएगा। तो P बराबर VI से हम I इक्वल टू निकालेंगे तो P बाई V बनेगा, और P का मान दिया है उसने 2200 है, और बटे V का मान 220 है। तो एक जीरो से जीरो कटेगा, 22 एक्का 22 यानी 10 एम्पियर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी हमें उस घर में 10 एम्पियर का फ्यूज लगाना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे दिया है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वह होता है आपका किलोवाट घंटा। व्यापारिक ऊर्जा का यानी विद्युत ऊर्जा का, तो आगे हम लिख देंगे क्या, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, मात्रक मात्रक यानी क्या होता है, तो हम लिखेंगे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। यही हमारा व्यापारिक ऊर्जा का यानी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। तो अगला हम इसका ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर 2 वाला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। तो हमारे घरेलू विद्युत उपकरण में जो तार लगे होते हैं वह 3 तार होते हैं। तो एक हमारा बन जाएगा तार का रंग, दूसरा नंबर बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। तो हम आ जाएंगे तो एक लाल तार होता है, एक तार लाल होता है जिसको हम मेन तार कहते हैं, और उसमें धारा जो होती है वो बहती है, यानी लाल तार हो गया। ये एसी की बात की जा रही है जो घरों में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ये हमारा मेन तार होगा, या इसमें जो धारा बहेगी मेन धारा बहती है, मेन धारा इसमें बहती है। दूसरा हमारा कहलाएगा, यानी इसको हम मेन तार यहाँ लिख देंगे और मेन धारा इसी में बहेगी। दूसरा आता है काला, काले रंग का होता है, और ये काले रंग का जो होता है इसको हम उदासीन धारा, उदासीन धारा, यानी इसमें जो धारा का मान होता है वह 0 होता है। अगला एक हरा तार होता है, हरा, और ये क्या होता है, इसमें धारा तो नहीं बहती है, ये हमारा कहलाता है अर्थ, ये अर्थिंग होता है, ये अर्थिंग होता है। यानी खंबे से जो 2 तार आते हैं उसमें से एक मेन होता है जिसको हम गर्म तार कहते हैं, मेन तार को ही इसको हम गर्म तार भी कहते हैं, गर्म तार। और ये कहलाता है ठंडा, ठंडा तार। और ये तो हमारा हरा वाला ये जा कर के अर्थिंग कर दिया जाता है। तो किसी बल्ब को अगर हमें जलाना है, या मान लीजिए आप में 5 पिन सॉकेट है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 होते हैं, तो एक मेन तार जो आएगा इसी में जोड़ देंगे, और अगला जो काला वाला आएगा उसको ले जाके इसमें जोड़ देते हैं। बाकी बीच में और आपका फ्यूज उज लगा रहता है और चीज़ें लगी होती हैं। तो ये हमारा काला तार है, ये काला है और ये लाल है। अब ये कि जो ऊपर का पिन बचता है इसमें ले जा करके इसको हम ज़मीन से अर्थ कर देते हैं, और ये हरा तार होता है, हरा तार। लेकिन लोग अक्सर इसको लगवाते नहीं हैं, लेकिन लगवाना चाहिए। इससे होता क्या है, अगर कोई उपकरण आप लगाए हुए हैं और कहीं शार्ट होता है तो ये इसी से जाके अर्थ हो जाएगा और फ्यूज उड़ जाएगा। आपका उपकरण या जो भी व्यक्ति उस उपकरण को चला रहा है उसको करंट मारने की संभावना नहीं या कम रहेगी। तो ये थे हमारे
कुछ यहाँ पर जिसको आपने पाया, तो ये हमारा था भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर 2024 का सेट नंबर 4 था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।